Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are starting cytokinins and we will discuss about the structure, bioassay and biosynthesis of cytokinins. First we will discuss about the structure of cytokinins. इससे पहले हम ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स पढ़ चुके हैं। साइटोकाइनिन्स भी इन्हीं की तरह से प्लांट हार्मोन्स का एक ग्रुप है जो कि प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स में शामिल है, क्योंकि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट हार्मोन्स हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो वो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं या फिर प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। तो ये जो साइटोकाइनिन है ये ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स की तरह प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स में शामिल है। इस पे जो इनिशियल वर्क किया गया उसमें 3 साइंटिस्ट हैं, स्कूग, स्ट्रॉन्ग एंड मिलर। इन्होंने ये बताया कि ये जो हार्मोन साइटोकाइनिन है या ये जो केमिकल कंपाउंड है इसमें बाकी हार्मोनल एक्टिविटीज़ के साथ साथ जो इसमें प्रोमिनेंट एक्टिविटी ये शो करता है वो है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ सेल। ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो सेल की डिवीजन को प्रमोट करता है या इंक्रीज़ करता है, और इसकी इस एक्टिविटी की बेस पे साइटोकाइनेसिस कराने की वजह से, सेल डिवीजन कराने की वजह से इसका नाम ही साइटोकाइनिन रखा गया है। साइटोकाइनेसिस से इसका नाम जो है डिराइव किया गया है। और अगर किसी भी हम आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में किसी टिश्यू को, किसी ऑर्गन को ग्रो करा रहे हैं और उसमें हम बाकी जो उसकी न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें ऐड कर रहे हैं, ऑक्सिन ऐड कर रहे हैं, साथ में अगर हम साइटोकाइनिन ऐड कर देते हैं तो वो जो ऑर्गन या टिश्यू ग्रो हो रहा है उसमें सेल डिवीजन इंक्रीज़ हो जाती है। अब ये जो साइटोकाइनिन्स हैं, नेचुरली अकरिंग जो साइटोकाइनिन्स हैं वो बाय फार्मूला अगर उनकी हम बात करें तो वो हैं सब्सटीट्यूटेड प्यूरीन्स। ठीक है, अब प्यूरीन्स क्या होते हैं आपको ये पता होगा कि नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, प्यूरीन्स होते हैं और पायरीमिडीन्स होते हैं। प्यूरीन्स में आपको पता है एडिनिन और गुआनिन शामिल हैं। तो प्यूरीन का जो स्ट्रक्चर होता है ये भी आपको पता होगा कि ये एक नाइट्रोजनस बेस है, और इसका जो स्ट्रक्चर है ये दिखाया गया है आपको कि ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। एक इसमें 6 कॉर्नर रिंग होता है और साथ में एक 5 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर होता है, और इसमें जो पोजीशंस हैं वो इस तरह से होती है कि यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन दिखाया गया ये पोजीशन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5 ये 6 और यहाँ से ये 7, ये 8 और 9। ठीक है, इन पोजीशंस का क्योंकि आगे जिक्र आएगा, और हम कह रहे हैं कि ये सब्सटीट्यूटेड प्यूरीन्स हैं कि प्यूरीन्स के साथ कुछ और कंपाउंड्स भी इसके साथ अटैच्ड होंगे और फिर ये बनाएंगे फार्मूला ऑफ साइटोकाइनिन। तो प्यूरीन का ये स्ट्रक्चर है जनरली। और एडिनिन की अगर हम बात करते हैं, प्यूरीन में एडिनिन और गुआनिन शामिल हैं। तो एडिनिन में क्या होता है कि इसकी जो पोजीशन नंबर 6 है, 6 पे NH2 अमोनिया ग्रुप अटैच्ड होता है। ठीक है, 6 अमाइनो प्यूरीन जो है वो एडिनिन कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं साइटोकाइनिन्स की। तो साइटोकाइनिन्स क्या हैं? ये सब्सटीट्यूटेड प्यूरीन्स हैं कि ये प्यूरीन्स के सब्सटीट्यूटेड ग्रुप्स हैं, और मोस्टली हम कहते हैं कि ये प्यूरीन्स में भी जो एडिनिन है, जो 6 अमाइनो प्यूरीन है, उसके सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड्स ये होते हैं, और इनको हम एक्सप्रेस करते हैं एज सब्सटीट्यूटेड 6 अमाइनो प्यूरीन या N6 सब्सटीट्यूटेड एडिनिन। 1956 में एक साइंटिस्ट का नाम है मिलर। उसने क्या किया कि उसने हेरिंग, एक फ़िश का नाम है, हेरिंग फ़िश ली और उसके जो स्पर्म के DNA होते हैं वो एक्सट्रैक्ट किया। हेरिंग फ़िश के स्पर्म में से DNA को एक्सट्रैक्ट किया, और उस DNA को उसने क्या किया, उसने पहले ऑटोक्लेव किया। ऑटोक्लेव करने का क्या मकसद होता है कि किसी भी चीज़ को जब हम ऑटोक्लेव करते हैं तो वो जर्म फ्री हो जाती है, उसमें कोई बैक्टीरिया, वायरसेस या इस तरह के फंगल स्पोर्स अगर मौजूद थे तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उसने हेरिंग स्पर्म में से DNA को एक्सट्रैक्ट किया और बाद में उसको ऑटोक्लेव किया। ऑटोक्लेव करने के बाद उसने इसमें से सेल डिवीजन इंड्यूसिंग फैक्टर को आइसोलेट किया। कहाँ से उसने ये आइसोलेट किया? हेरिंग स्पर्म का जो DNA था जिसको उसने ऑटोक्लेव कर लिया था, उस DNA में से उसने एक ऐसा फैक्टर जो है आइसोलेट किया, उसमें से निकाला जो कि ये सलाहियत रखता था कि वो सेल डिवीजन इंड्यूस कर सकता है, बढ़ा सकता है, और उस सब्सटेंस को उसने काइनेटिन का नाम दिया। उस सेल डिवीजन इंड्यूसिंग फैक्टर को उसने काइनेटिन का नाम दिया, और उसने कहा कि ये केमिकली जो है ये है 6 फरफ्यूराइल अमाइनो प्यूरीन। जैसे हमने कहा कि साइटोकाइनिन्स जो हैं ये क्या हैं, ये 6 अमाइनो सब्सटीट्यूटेड प्यूरीन्स हैं। तो ये 6 फरफ्यूराइल अमाइनो प्यूरीन जो है इन नेचर काइनेटिन का ये फार्मूला है।
अब ये जो काइनेटिन है, जैसे हमने कहा कि ये उसने एक फ़िश, हेरिंग फ़िश है, उसके स्पर्म के डीएनए से इसको डिराइव किया है, तो इट मीन्स कि ये नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन है। नेचुरली अकरिंग होने के साथ साथ ये काइनेटिन जो है ये सिंथेटिकली भी प्रिपेयर किया जा सकता है, और सिंथेटिकली जो प्रिपेयर्ड होते हैं काइनेटिन्स वो भी एक्ट करते हैं एज अ गुड प्रोमोटर ऑफ सेल डिवीजन। नेक्स्ट इसमें 1963 में एक साइंटिस्ट लिथम है, उसने क्या किया, उसने प्लांट्स में से इस तरह का एक सब्सटेंस जो है वो एक्सट्रैक्ट किया। अब प्लांट्स में से उसने कौन सा प्लांट लिया, उसने लिया जियामेज। जियामेज कॉर्न को कहते हैं। अब कॉर्न के उसने इमैच्योर कर्नल्स, कर्नल्स क्या होते हैं, उसके जो ग्रेन्स होते हैं, तो कॉर्न के जो इमैच्योर कर्नल्स थे, ग्रेन्स थे, वो लिए उसने, और उसमें से एक इसी तरह का एक केमिकल कंपाउंड जो है उसने एक्सट्रैक्ट किया। और इन नेचर वो भी उसने कहा कि वो 6 प्यूरीन है, सब्स्टिट्यूटेड प्यूरीन है, और इस सब्सटेंस को उसने क्या नाम दिया, उसने इसको जियाटिन का नाम दिया, क्योंकि उसने इसको एक्सट्रैक्ट किया था जियामेज में से, तो इसको उसने जियाटिन का नाम दिया। इससे पहले जिस साइंटिस्ट ने स्पर्म डीएनए से आइसोलेट किया था उसको उसने काइनेटिन का नाम दिया था, और वो भी नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन था। और जियाटिन जो है ये क्योंकि उस काइनेटिन से मुख्तलिफ है फार्मूला वाइज, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ उसी तरह की रखता है, और ये क्योंकि जियामेज से उसने एक्सट्रैक्ट किया तो इसको उसने डिफरेंट नाम दिया, इसको जियाटिन का नाम दिया। वेरी एक्टिव सिंथेटिक साइटोकाइनिन इज़ 6 बेंजाइल एमाइनोप्यूरिन और बेंजाइल एडिनिन। तो ये जियाटिन क्या है, ये नेचुरली अकरिंग है साइटोकाइनिन। और इसके अलावा बाकी कुछ सिंथेटिक साइटोकाइनिन्स भी होते हैं, जिसमें जो 6 बेंजाइल अमाइनोप्यूरिन है ये सिंथेटिक साइटोकाइनिन है, इसको बेंजाइल एडिनिन भी कहा जाता है। इसको अगर काइनेटिन के साथ मिला के लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल किया जाए तो ये भी एक अच्छा जो है प्रोमोटर होता है ऑफ सेल डिवीजन। अब इसमें आप देखें कि ये जियाटिन का जो है फार्मूला दिखाया गया है, ये नीचे जो डबल रिंग स्ट्रक्चर है ये प्यूरीन का है, और ये इसकी पोजीशन नंबर 6 है, तो 6 पे जो है इसके साथ ये एक कंपाउंड अटैच्ड है, तो ये हम कहते हैं कि ये सब्स्टिट्यूटेड 6 प्यूरीन जो है इसका फार्मूला है, और ये जियाटिन है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बायो एसे ऑफ साइटोकाइनिन्स। अब बायो एसे जैसे कि आपको पता है, पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, बायो एसे किसे कहते हैं कि जब किसी भी केमिकल कंपाउंड या किसी भी हार्मोन की एक्टिविटी को चेक करने के लिए हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं और हम हार्मोनल एक्टिविटी उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेक करते हैं, तो ये मेथड जो है ये बायो एसे कहलाता है। अब बायो एसे ऑफ साइटोकाइनिन्स में 2 मेथड्स मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट इसमें है टोबैको पिथ कल्चर। पिथ का आपको पता है कि स्टेम को जब हम ट्रांसवर्सली कट करते हैं तो बिल्कुल सेंटर में जो उसके सेल्स होते हैं पिथ के सेल्स होते हैं, और वो पिथ सेल्स जो हैं इस एक्सपेरिमेंट कह लें या मेथड कह लें उसमें इस्तेमाल होंगे। कि करना क्या है कि इसमें टोबैको के पिथ कल्चर्स बनाने हैं, मींस टोबैको प्लांट जो है उसके जो सेंटर वाले स्टेम के सेंटर में जो पिथ सेल्स थे उनको ले लिया, और उसके बाद उन पिथ सेल्स के हमने 2 कल्चर्स बनाने हैं, ठीक है, कल्चर्स जिसमें हम आर्टिफिशियली ग्रो कराते हैं इन सेल्स को। एक कल्चर में हमने क्या करना है कि उसमें हमने ग्रोथ सब्सटेंसेस के साथ साथ साइटोकाइनिन भी शामिल करना है, और दूसरा कल्चर जो हम बनाएंगे उसमें हम बाकी ग्रोथ सब्सटेंसेस शामिल करेंगे, लेकिन साइटोकाइनिन हम उसमें शामिल नहीं करेंगे। याद रहे कि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है किसी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए, या वैसे भी हम बायोलॉजी के हवाले से पढ़ते हैं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करें तो उसमें एक ट्रीटेड होता है जिसमें हम कोई ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं वो लगाते हैं हम, और दूसरा हम साथ में एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट भी रखते हैं ताकि हम ट्रीटेड वाले के रिज़ल्ट्स को कंट्रोल के साथ कंपेयर कर सकें। तो इसमें भी जो 2 टोबैको पिथ कल्चर्स हम बनाएंगे उसमें एक में साइटोकाइनिन उसकी ग्रोथ सब्सटेंसेस के साथ शामिल करेंगे, दूसरे में साइटोकाइनिन शामिल नहीं करेंगे, ताकि हम दोनों के रिजल्ट्स को आपस में मैच कर सकें या कंपेयर कर सकें। तो जिसमें हम शामिल करते हैं साइटोकाइनिन, क्योंकि हम साइटोकाइनिन की एक्टिविटी देखना चाह रहे हैं, तो वो ट्रीटेड होगा, और जिसमें हम साइटोकाइनिन शामिल नहीं करेंगे वो क्या कहलाएगा, वो कंट्रोल कहलाएगा। तो ये 2 पिथ कल्चर्स हमने बना लिए। उसके बाद हमने इनको 3 to 5 वीक्स 3 से 5 हफ्ते तक के लिए हमने इसको ग्रो होने के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने इनको निकाल लेना है, और इसमें हमने उनका जो फ्रेश वेट है टिश्यू का
मतलब ये पिथ सेल्स थे, तो ये ग्रो हुए होंगे कल्चर मीडियम में। तो उसमें 3 से 5 हफ्ते के बाद इनका जो फ्रेश वेट है वो चेक करेंगे, ट्रीटेड वालों का भी और कंट्रोल वालों का भी। तो हम उसमें ये देखेंगे कि जो ट्रीटेड वाले थे उनमें जो फ्रेश वेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, इंक्रीज़ इन फ्रेश वेट ऑफ द टिश्यू ओवर द कंट्रोल वाले से ज़्यादा होगा ट्रीटेड वाले का फ्रेश वेट। इट इज़ अ मेजर ऑफ द स्टिमुलेशन ऑफ सेल डिवीजन एंड हेंस साइटोकाइनिन एक्टिविटी। और ये किस वजह से होगा कि जिसमें हमने साइटोकाइनिन शामिल किया था उसमें साइटोकाइनिन ने सेल डिवीजन को प्रमोट किया, उस पिथ सेल्स की डिवीजन ज़्यादा हुई, और जब सेल्स की डिवीजन ज़्यादा हुई तो वो साइज़ में भी एनलार्ज हो जाएगा और उसका वेट भी ज़्यादा होगा। जबकि जो कंट्रोल वाला था उसमें हमने क्योंकि साइटोकाइनिन शामिल नहीं किया तो उसमें सेल डिवीजन वो प्रमोट नहीं होगी और उसका फ्रेश वेट कम होगा। तो इस एक्टिविटी से या इस बायोएसे मेथड से हम साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन को भी मेजर कर सकते हैं। अगर तो वो कंसंट्रेशन है जो सॉल्यूशन हम डाल रहे हैं उस पिथ कल्चर में उसकी ग्रोथ के लिए, अगर उसमें साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन 0.001 से 10 मिलीग्राम पर लीटर है, मींस 1 लीटर अगर हमने सॉल्यूशन डाला है और उसमें साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन 0.001 से 10 मिलीग्राम तक है, तो इतनी कंसंट्रेशन को हम मेजर कर सकते हैं बाय दिस बायोएसे मेथड टोबैको पिथ कल्चर। नेक्स्ट मेथड इज़ रिटार्डेशन ऑफ लीफ सेनेसेंस। अब साइटोकाइनिन का ये भी रोल है कि ये लीफ सेनेसेंस को रिटार्ड करता है, डिले करता है। मींस इंटेक्ट अगर प्लांट है तो उसमें अगर साइटोकाइनिन होगा तो लीफ जो है पत्ते उनमें इतनी जल्दी वो येलोइंग नहीं होगी और वो इतनी जल्दी नहीं गिरेंगे, ठीक है। सेनेसेंस उनकी एब्सेशन में आ जाता है, ये लीफ की सेनेसेंस को रिटार्ड करते हैं, डिले करते हैं। तो इसके इफ़ेक्ट को लेके बायोएसे टेक्निक जो है वो बनाई गई है, जिसमें क्या करते हैं कि लीफ डिस्क्स ले लिए जाते हैं, पत्ते ले लिए जाते हैं, उनको काट के उनके पीसीज ले लेते हैं जिनको लीफ डिस्क कहते हैं। और इसी तरह से जैसे पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने कहा कि 2 जो हैं कल्चर्स लगाए थे, इसमें भी 2 लॉट्स बना दी जाती हैं। एक लॉट में हम साइटोकाइनिन प्रोवाइड करते हैं लीफ डिस्क्स को, दूसरी लॉट में हम बाकी सब्सटेंसेस तो ऐड करेंगे लेकिन साइटोकाइनिन उसमें हम ऐड नहीं करेंगे, लीफ डिस्क्स को सप्लाई नहीं करेंगे साइटोकाइनिन, ठीक है। तो 2 लॉट्स हमने बना ली, एक में हमने साइटोकाइनिन ऐड किया लीफ डिस्क के साथ, दूसरे में हमने लीफ डिस्क डाले लेकिन साइटोकाइनिन उसको प्रोवाइड नहीं किया। और फिर हम क्या करते हैं कि उसको 48 से 72 आवर्स तक उसको छोड़ देना है ताकि वो जो भी उसने एक्टिविटी इन ग्रोथ सब्सटेंसेस के साथ शो करनी है वो इस दौरान कर ले। उसके बाद क्या करना है, 72 आवर्स गुजरने के बाद उन लीफ डिस्क्स को उन सॉल्यूशंस में से निकाल लेना है और उसके बाद उनका जो क्लोरोफिल कंटेंट है उसको मेजर करना है, ठीक है। क्लोरोफिल कंटेंट हम ट्रीटेड वाले का भी देखेंगे और कंट्रोल वाले का भी देखेंगे और उसमें ये पता चलेगा हमें कि जो ट्रीटेड वाला था जिसमें हमने साइटोकाइनिन शामिल किया था, उन लीफ डिस्क्स में लॉस ऑफ क्लोरोफिल नहीं होगा, उसमें क्लोरोफिल कंटेंट मौजूद होगा, क्योंकि साइटोकाइनिन क्या करता है, साइटोकाइनिन रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ क्लोरोफिल डिग्रेडेशन, कि क्लोरोफिल को डिग्रेड नहीं होने देता, ठीक है। और जिस कंट्रोल वाला जो होगा जिसमें हमने साइटोकाइनिन शामिल नहीं किया था लीफ डिस्क्स के साथ, तो वो लीफ डिस्क्स जो हैं उनमें येलोइंग भी नज़र आएगी, जिससे पता चलता है कि क्लोरोफिल जो है इसमें डिग्रेड हो चुका है। तो साइटोकाइनिन का ये रोल है कि ये लीफ की सेनेसेंस को रिटार्ड करता है। और ये जो बायोएसे मेथड है ये ज़्यादा रैपिड है पिछले वाले मेथड से, टोबैको पिथ कल्चर से, क्योंकि उसके लिए हमें 3 to 5 वीक्स उसके रिज़ल्ट्स का इंतज़ार करना पड़ता है। 5 वीक्स के बाद हम रिज़ल्ट्स जो हैं चेक करते हैं, जबकि इसमें रिज़ल्ट्स जो है हमारे पास 48 से 72 आवर्स के बाद हमें रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं। तो ये जो बायोएसे टेक्निक है इट इज़ मोर रैपिड दैन द फर्स्ट वन। और इसमें जो इसकी सेंसिटिविटी है वो कितनी है कि हम 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर 1 पिकोग्राम साइटोकाइनिन मौजूद है तो इस कंसंट्रेशन तक को हम इस मेथड के ज़रिए चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बायोसिंथेसिस ऑफ जियाटिन एंड अदर नेचुरल साइटोकाइनिन्स। अब साइटोकाइनिन्स में हमने कहा कि कुछ नेचुरली अक्रिंग भी हैं और कुछ जो हैं उनको सिंथेटिकली प्रिपेयर भी किया जाता है। तो ऐसे भी हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं और उनको सिंथेटिकली भी प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं या बायोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं जियाटिन या इस तरह की और साइटोकाइनिन्स की। अब जो फर्स्ट रिएक्शन है इसकी सिंथेसिस का वो है कंडेंसेशन रिएक्शन।
अब इसमें कंडेंसेशन किन दो रिएक्टेंट्स की होती है कि साइटोकाइनिन्स की सिंथेसिस में जो फर्स्ट स्टेप है उसमें एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसको AMP कहा जाता है, ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और साथ में आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट। ये आप जिब्रेलिन्स में भी इसका फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो ये जो दो रिएक्टेंट्स हैं, एक तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट AMP और साथ में आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट, ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगे। कौन सा रिएक्शन ये शो करेंगे? कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेंगे। ये आपस में कंडेंस होंगे और इसमें जो एंजाइम चाहिए वो कौन सा है? वो है आइसोपेंटिनाइल ट्रांसफेरेज। इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये AMP और आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट कंडेंसेशन करेंगे और कंडेंसेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट ये बनाएंगे वो प्रोडक्ट कहलाएगा आइसोपेंटिनाइल एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट। मीन्स कंडेंसेशन क्या हुई है कि ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए हैं और इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया है जो कि कहलाता है आइसोपेंटिनाइल एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, और इसको एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हैं 9R5PIP। अब ये मैं आपको बता दूं कि ये जो स्मॉल I और P है ये आइसोपेंटिनाइल के लिए है, ठीक है। साथ में जो एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट है और ये 5 फॉस्फेट के लिए है, बाकी क्या रह गया है? एडिनोसिन। उसके लिए लिखा हुआ है 9R। असल में इसको राइबोसाइड भी कहा जाता है। और 9 किस लिए कि हमने शुरू में ही बात की है कि एडिनिन में जो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है उसके जो कॉर्नर्स हैं उसकी पोजीशंस कितनी होती हैं? 9 होती हैं। तो इसलिए इसको 9R राइबोसाइड के लिए है, क्योंकि इन एडिनोसिन वगैरह वो ये जो है इनको राइबोसाइड भी कहा जाता है, क्योंकि जिसमें 5 कार्बन शुगर राइबोज शुगर जिस फार्मूला में हो उसको राइबोसाइड कहा जाता है। तो ये 9R मीन्स राइबोसाइड या फिर एडिनोसिन भी इसे कहते हैं। तो एडिनोसिन ये 5 फॉस्फेट और IP जो है ये आइसोपेंटिनाइल के लिए। तो ये इसके फार्मूले का मैं बता रही थी कि आप कंफ्यूज ना हो किस तरह से इसको एब्रीविएट किया गया है। तो हम इसको रिएक्शन भी देख लेते हैं। जैसे हमने अभी बात की कि फर्स्ट जो रिएक्शन है इसमें AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, आप इसका फार्मूला जानते होंगे कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में क्या होता है कि एक इसमें नाइट्रोजनस बेस जो है वो क्या है? वो एडिनिन है, ठीक है। ये एडिनिन दिखाया गया है और ये जो है 5 रिंग स्ट्रक्चर ये क्या है? ये राइबोज शुगर है और एक इसके साथ क्या है? ये फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। क्योंकि आप को पता है कि एडिनोसिन का जो फार्मूला है उसमें फॉस्फेट ग्रुप, 5 कार्बन शुगर जो राइबोज शुगर है और एक नाइट्रोजनस बेस, ये तीनों जो हैं ये आपस में अटैच्ड होते हैं। अब ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है क्योंकि इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप है। अब इस AMP का रिएक्शन हो रहा है आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट के साथ। ये इसका जो फार्मूला है ये दिखाया गया है, जिसमें यहाँ पर CH3 और यहाँ पर इस तरह से ये डबल बॉन्ड है, C है, H2O PP इंडिकेट करता है पायरोफॉस्फेट को। तो ये आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट और AMP ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कंडेंसेशन कर रहे हैं। कंडेंसेशन के बाद ये क्या करेंगे? एक तो ये होगा कि इनमें से ये जो पायरोफॉस्फेट है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो हमारे पास प्रोडक्ट बचेगा जिसमें ये आइसोपेंटिनाइल, आप यहाँ पर देखें कि ये जो इसकी पोजीशन नंबर 6 है जिस पे NH2 है, इस पोजीशन पे अब ये आइसोपेंटिनाइल जो है ये अटैच हो जाएगा। ये जो 6 पोजीशन है इस एडिनिन की, इस 6 पोजीशन पे यहाँ पर आप देखें ये आइसोपेंटिनाइल जो है ये अटैच हो गया है और आइसोपेंटिनाइल का जो पायरोफॉस्फेट था वो रिमूव हो जाएगा। तो ये बाकी जो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा इसको हम कहते हैं आइसोपेंटिनाइल एडिनिन 5 फॉस्फेट, ठीक है। या इसको हम लिखते हैं 9R5PIP। अब 9R का मैं आपको बता चुकी कि ये जो है एडिनिन, इसमें एडिनोसिन इसमें जो है ये 9 इसकी पोजीशंस हैं कॉर्नर्स की, ये पोजीशन नंबर 9 है इसकी, तो इसलिए इसको 9R या 9 राइबोसाइड भी लिखते हैं और साथ में 5 फॉस्फेट आइसोपेंटिनाइल। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया आइसोपेंटिनाइल एडिनिन 5 फॉस्फेट। अब इसके बाद ये क्या करेगा? ये करेगा डीफॉस्फोरिलेशन। डीफॉस्फोरिलेशन क्या होता है कि रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ लिखा हो ना PI मीन्स इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक रिमूव हो रहा है। वो कहाँ से? यहाँ पे ये देखें, ये जो 5 फॉस्फेट हमने कहा था ना, ये कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फेट अटैच है, ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एक रिएक्शन में ये रिमूव होगा,
डीफॉस्फोरिलेशन होगी और इसी के साथ ही ये राइबोज जो शुगर है ये भी रिमूव होगा। ये पूरा राइबोज शुगर, फॉस्फेट तो पहले रिमूव हो गया, अब ये जो राइबोज है 5 रिंग स्ट्रक्चर ये भी रिमूव हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट रह जाएगा उसमें ये आइसोपेंटिनाइल है और साथ में इसके ये एडिनिन। तो ये प्रोडक्ट कहलाएगा आइसोपेंटिनाइल एडिनिन। आप देख सकते हैं इसमें कि अब इसमें राइबोज और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो था वो रिमूव हो गया। तो ये इस तरह से इसका फॉर्मूला है, आइसोपेंटिनाइल एडिनिन ये कहलाता है। इसके बाद क्या होगा, इसकी होगी हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन से क्या होगा कि इसमें आप देखें यहाँ पर ये जो CH3 है ये कन्वर्ट हो गया CH2OH में। हाइड्रोक्सिलेशन में इसमें हाइड्रोक्सिल जो है आयन ये ऐड हो गया है, ठीक है। यहाँ पर इसका OH ऐड हुआ है और इसी तरह से यहाँ पर पोजीशन नंबर 9 में इसके साथ N के साथ H है। और ये अब क्या कहलाता है, हाइड्रोक्सिलेशन के बाद अब ये जो फार्मूला है ये है ज़ियाटिन का, ठीक है। अब ये जो ज़ियाटिन है हम कहते हैं कि ये नेचुरली अकरिंग भी है, ये ज़ियामेज़ में से फर्स्ट इसको जो है डिस्कवर किया गया था और ये सिंथेटिकली भी प्रिपेयर किया जा सकता है। तो ये ज़ियाटिन का फार्मूला है। अब ज़ियाटिन की रिडक्शन भी हो सकती है कि अगर ये रिड्यूस हो जाए, इसका ये जो डबल बॉन्ड है ना यहाँ पर ये रिड्यूस होता है, ये रिडक्शन शो करता है। जब ये रिडक्शन करता है मीन्स हाइड्रोजन ऐड हो, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होती है। तो हाइड्रोजन जब ऐड होती है तो ये डबल बॉन्डेड से सिंगल बॉन्डेड हो जाता है। बाकी इसका फार्मूला वही है जो ज़ियाटिन का है। रिडक्शन जब करता है ज़ियाटिन तो इसका ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होती है। जब यहाँ पर हाइड्रोजन एक यहाँ पर ऐड होगी, एक यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगी, तो इन कार्बन्स की वैलेंसी जो है, इन यहाँ पर जो मौजूद कार्बन्स हैं उनकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी और वो सिंगल बॉन्ड शो करेंगे, डबल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिलेशन से सिंगल बॉन्ड जो है ये बना है। और उसके बाद ये प्रोडक्ट कहलाता है डाईहाइड्रोज़ियाटिन, ठीक है। ज़ियाटिन से ये डाईहाइड्रोज़ियाटिन में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें एक और अल्टरनेटिव पाथवे भी है। अब तक हमने ये पढ़ा है कि इसकी जो बायोसिंथेसिस है उसमें फर्स्ट जो है ये आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट और AMP ये कंडेंसेशन करते हैं, इससे ये बनाते हैं आइसोपेंटिनाइल एडिनिन 5 फॉस्फेट। उसकी डीफॉस्फोरिलेशन होती है, राइबोज उसमें से रिमूव होता है तो ये बना लेता है आइसोपेंटिनाइल एडिनिन। उसकी जब हाइड्रोक्सिलेशन होती है तो वो ज़ियाटिन बना लेता है। अगर इसकी रिडक्शन हो जाए तो ये डाईहाइड्रोज़ियाटिन बनाता है। अब इसमें एक अल्टरनेटिव पाथवे भी है कि जब ये फर्स्ट रिएक्शन करने के बाद जब ये आइसोपेंटिनाइल एडिनिन 5 फॉस्फेट ये बनता है तो ये डायरेक्ट हाइड्रोक्सिलेशन भी कर सकता है, कि पहले ये हाइड्रोक्सिलेशन करे और बाद में फिर ये फॉस्फेट और राइबोज रिमूव करे। अब स्टेप्स थोड़े डिफरेंट हो रहे हैं कि यहाँ पर तो इसने क्या किया, पहले फॉस्फेट और राइबोज को इसने रिमूव किया फिर इसने हाइड्रोक्सिलेशन की, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पहले हाइड्रोक्सिलेशन कर ले फिर इसका जो प्रोडक्ट आए उसमें से ये फॉस्फेट और राइबोज को रिमूव करे और फिर ये ज़ियाटिन में कन्वर्ट हो जाए। तो ये दोनों पाथवे हो सकते हैं कि ये इस तरह से भी कर सकता है, या फिर अगर ये पहले हाइड्रोक्सिलेशन करता है तो आप देखें कि इसमें क्या होगा कि हाइड्रोक्सिलेशन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऐड होता है, तो यहाँ CH3 जो है ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा बाय हाइड्रोक्सिलेशन और बाकी फार्मूला जो है वो सेम रहेगा। और ये प्रोडक्ट हमारे पास जो आया है ये कहलाएगा 9-राइबोसाइल ज़ियाटिन 5 फॉस्फेट। अब इसमें से फिर फॉस्फेट ग्रुप और राइबोज बाद में रिमूव होगा, तो यहाँ से ये फॉस्फेट ग्रुप भी रिमूव हो जाएगा, ये राइबोज भी रिमूव हो जाएगा और बाकी प्रोडक्ट हमारे पास वही रह जाएगा जो ज़ियाटिन है। तो इस तरीके से भी इसकी सिंथेसिस हो सकती है। इसमें बस ये 3-4 स्टेप्स हैं जिसको आपने सही तरीके से करना है। और ये हमारे पास जो है रिडक्शन ऑफ द डबल बॉन्ड इनटू आइसोपेंटिनाइल जो लास्ट रिएक्शन है, जिसमें हमने कहा कि ज़ियाटिन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, डाईहाइड्रोज़ियाटिन में भी ये कन्वर्ट हो सकता है। ये इसकी बायोसिंथेसिस के कुछ स्टेप्स हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।